अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या होती है और हमने कुछ मोलिकन सिंबल इस्टेब्लिश किए थे कि किस ऑर्बिटल को हम किस मोलिकन सिंबल से जाहिर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये डिपेंड कर रहा होता है सिग्मास के ऊपर जो भी उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। आज हम ये काम करेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन करेंगे कि मॉलिक्यूल में कौन से हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, यानी कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज की एग्जांपल मैं BF3 की लूँगी। हम सबको पता है कि BF3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। उसमें S के अलावा जो P2 है वो कौन से P जो है वो मौजूद हैं, हमें ये जो है वो इन कैरेक्टर टेबल की मदद से पता लगेगा। तो आज जो हम BF3 की एग्जांपल लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें पता है कि उसके लिए मुझे D3H का कैरेक्टर टेबल चाहिए क्योंकि उसका पॉइंट ग्रुप जो है वो D3H है। हम अच्छे से समझ चुके हैं हम कैरेक्टर टेबल को कि इसमें ये +1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब क्या होता है, 2 मैंने आपको बताया था कि जब आइडेंटिटी की वैल्यू जो है वो 2 होती है तो वो E को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर आइडेंटिटी की वैल्यू 3 होती है तो वो T को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये मोलिकन सिंबल गिवन है, ठीक है। ये इसके सिमेट्रिक ऑपरेशन है, दैट इज आइडेंटिटी 2C3 3C2 सिग्मा H 2S3 3 सिग्मा V। अच्छा, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 2C3 का मतलब ये नहीं है कि इसमें 2C3 एक्सिस हैं। एक्सिस एक ही है लेकिन उसी एक्सिस के ऊपर 1C3 देन 2C3 एंड 3C3 इज आइडेंटिटी। ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं अमोनिया के केस में भी और BF3 के केस में भी। इसका मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है, ये इसका जो प्रीफिक्स है ये हमें ये बता रहा है कि इसमें C3 दो किस्म के नहीं है, दो हैं, ठीक है। किस्म अगर डिफरेंट होती, जैसे अगर आपके जहन में वाटर का कैरेक्टर टेबल हो तो उसमें जो सिग्मास थे वो डिफरेंट थे। सिग्मा XZ के लिए अलग कॉलम बना था, सिग्मा YZ के लिए अलग कॉलम बना था, वो सिग्मास बिल्कुल अलग थे। लेकिन यहाँ पर तीनों सिग्मा क्योंकि एक जैसे हैं इसलिए यहाँ सिर्फ लिख दिया 3 सिग्मा V, ठीक है। इसी तरीके से S3 के साथ 2S3 का मतलब ये है कि इम्प्रॉपर रोटेशन का जो एक्सेस है वही होगा लेकिन दो उसके अंदर S3 मौजूद है, ठीक है। 3C2 का मतलब भी यही है कि इसमें एक जैसे 3C2 जो है वो मौजूद है, और ये D ग्रुप की एक पहचान होती है जो हमने लास्ट टाइम भी आपको जिस वक्त हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हम असाइन करेंगे किसी को भी पॉइंट ग्रुप, तो D ग्रुप की जो पहचान होती है वो यही होती है कि उसमें CN के परपेंडिकुलर NC2 होते हैं, यानी C3 के परपेंडिकुलर 3C2 मौजूद है जब भी ये D ग्रुप का है, और क्योंकि इसमें सिग्मा H भी है इसलिए ये D3H है। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो हमारे पास ये जो सिंबल हैं इनमें से कुछ हमारे काम के हैं और कुछ को हमें ऐसे ही छोड़ना होगा। फॉर एग्जांपल ये रोटेशनल Z, रोटेशनल X और रोटेशनल Y, इनको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। ये x² + y² इसका मुझे भी कोई काम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें से जो कुछ सिंबल्स हैं वो हमारे p ऑर्बिटल के लिए और कुछ सिंबल्स जो हैं वो d ऑर्बिटल के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल इस x और इस y का मतलब है px एंड py, इस z का मतलब है pz, इस x² - y² का मतलब है dx² - y², xy का मतलब है dxy, इट इज dxz dyz। A1 जो ऑर्बिटल होता है वो हमेशा S के लिए भी यूज होता है, यानी A1 जहां भी होगा वो S को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, भले कैरेक्टर टेबल में लिखा हो या ना लिखा हो, वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dz² को, ठीक है। अच्छा, अगर आपके जहन में हो लास्ट वाली क्लास तो आपने देखा होगा dz² के अंदर भी सारी चीजें +1 में आ रही थी, ठीक है ना। तो dz² और S ऑर्बिटल को हमेशा A1 ही में रखा जाता है क्योंकि उसके जो सारे सिमेट्रिक ऑपरेशंस होते हैं वो प्लस में होते हैं। ओके, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो 1 2 और 0 वगैरह लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी इनको मजीद रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ये एक एंटिटी है, ये एक बहुत काम की मालूमात है अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो, ठीक है। इन रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से आज मुझे कुछ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है,
ठीक है, कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशंस निकालनी है जिनको मैं इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट कर सकूं। ये आपको जब मैं कैलकुलेशंस कर लूंगी तब आपको समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल समझने की बात ये है कि ये जो है ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, और आज जो मैं कैलकुलेशन करने जा रही हूँ वो ये कि मेरे पास कौन सी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आती है जो कि इन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, अभी मैं यही जुमले जब एंड में दोहराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा मैं कौन सी ले रही हूँ, BF3 की, जो कि D3H का मॉलिक्यूलर टेबल है, और मुझे उसके अंदर दो चीजें चाहिए। एक तो कैरेक्टर टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये कैरेक्टर टेबल मुझे चाहिए, लाजमी चाहिए होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज मुझे चाहिए वो है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये जो मोलिक्यूलर सिंबल के आगे लिखी हुई है ये 1 2 और 0, ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। ये A1 A2 E डैश ये सारे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड है उनकी मदद से मैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकालूंगी। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे निकालूंगी? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आज की क्लास में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड। यानी मैं क्या करूंगी कि D3H के मॉलिक्यूल में जो ये सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं मैं BF3 के मॉलिक्यूल पर अप्लाई करूंगी, और अप्लाई करने के बाद देखूंगी कि हर ऑपरेशन के अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये BF3 का मॉलिक्यूल है और हमें नजर आ रहे हैं इसमें 3 बॉन्ड है। ठीक है, अब मुझे बॉन्ड के ऊपर ही ध्यान रखना है क्योंकि मुझे मालूम ये करना है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, शिफ्टेड बॉन्ड नहीं, अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। ठीक है, और ये मैंने इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया है A B और C से। ठीक है, अब A B और C से जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया और मैंने जब इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई की तो आइडेंटिटी का तो मतलब ही यही है। अच्छा, कहीं पर आइडेंटिटी आई है और कहीं पे E लिखा हुआ है, इससे इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी को E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए I इसलिए लिख देती हूँ कि E को कहीं आप लोग इस E से मिक्सअप ना करते हैं। ठीक है, ये ई डिफरेंट है, ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई मोलिक्यूलर सिंबल है। ठीक है, तो मैंने आई लिख दिया है, कोई परेशानी की बात नहीं, ये भी आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो चीज जहाँ है जैसी है वैसी ही है। ठीक है, यानी ए अपनी जगह में है, बी अपनी जगह में है, सी अपनी जगह में है, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने हो गए? कोई भी बॉन्ड क्योंकि शिफ्ट ही नहीं हुआ इसलिए अनशिफ्टेड बॉन्ड 3। फॉर आइडेंटिटी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स आर 3। ओके, अब हम दूसरा सिमेट्रिक ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज C3। अब अभी इस फिलहाल इस 2 को भूल जाते हैं, बस इस जहन में ये रखना है कि इस 2 का मतलब ये है कि जो काम एक C3 के लिए हो रहा है वही दूसरी C3 के लिए भी हो रहा होगा। जो काम एक C2 के लिए है वही तीनों C2s के लिए होगा, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, जैसे तीनों सिग्मा एक जैसे हैं। कैसे हैं वो भी बताऊंगी भी आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं C3 की तरफ। ये मॉलिक्यूल था मेरे पास ABC, ये मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जो मैंने आइडेंटिटी में लिया था ABC। ठीक है, मैंने यही मॉलिक्यूल लिया है, मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है ABC, और मैंने इसके ऊपर C3 लगा दिया। जब C3 लगा दिया तो यकीनन ऐसा ही होगा, A यहाँ आ जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही हुआ है। अब नजर क्या आ रहा है हमें? तीनों बॉन्ड शिफ्ट हो गए, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने हुए? 0। ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, तीनों ही शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड 0। अब लगाइए C2। अच्छा, ये C3 2 थे लेकिन मैंने एक ही लगाया है, अब मैं दूसरा भी अगर लगाऊंगी तब भी यही बात होगी कि उसमें भी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड 0 होंगे। तो मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक ऑपरेशन एक ही अप्लाई किया, एक C3 अप्लाई किया, और ये समझ लिया कि दूसरे C3 के साथ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब है तीसरा सिमेट्रिक ऑपरेशन है मेरा C2। अब मैं इसके ऊपर C2 अप्लाई करती हूँ। C2 3 है इसके अंदर, है ना, 3 C2 लिखा हुआ है। 3 C2 कैसे? एक ये वाला है। ठीक है, जब ये वाला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये वाला अपनी जगह में रहेगा और ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ऐसा ही होगा ना, FB और FC एक्सचेंज हो जाएंगे। तो कितने अनशिफ्ट रहे? ये वाला एक बॉन्ड अनशिफ्ट रहा। अगर मैं ये वाला C2 लगाऊंगी, ये वाला लगाऊंगी, तो ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये अनशिफ्टेड रहेगा। अगर मैं ये वाला लगाऊंगी तो ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये वाला अनशिफ्टेड रहेगा। ठीक है, तो चाहे मैं कोई सा भी C2 लगा दूं इस पर, हमेशा ऐसा ही होगा कि दो शिफ्ट हो जाएंगे और एक बॉन्ड अनशिफ्ट रहेगा।
ठीक है। फिर बात करते हैं सिग्मा एच की। सिग्मा एच का मतलब ये हुआ जेड एक्सिस को बाइसेक्ट करना। जेड एक्सिस कौन सा है इसका, जो कि आउट ऑफ द प्लेन है, जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसको बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन कैसा होगा, बिल्कुल इसके अंदर से ऐसे ही गुजरता हुआ, यानी हर चीज अपनी जगह में रहेगी, कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स आर 3, क्योंकि कोई भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसके अंदर, सिग्मा एच के बाद है S3 एंड सिग्मा वी। S3 भी दो हैं, लेकिन हम एक S3 अप्लाई करेंगे और देखेंगे, दूसरे को हम कहेंगे ओके वैसा ही है, और सिग्मा वी को भी एक अप्लाई करेंगे और ये सपोज करेंगे कि बाकी 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब S3 देखिए, S3 क्या होता है। S3 ये होता है कि दो दो सिमेट्रिक ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, यानी पहले में रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। तो पहले क्योंकि ये S3 है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, C3, और उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा एच, ठीक है। मॉलिक्यूल मेरा वही जो मैंने लिया था, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मेरा ABC, और उसके ऊपर मैंने जब C3 लगाया तो क्या हुआ, A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, ऐसे तीनों बॉन्ड शिफ्ट हो गए। और जब सिग्मा एच लगाया तो जाहिर सी बात है, जब सिग्मा एच इसके बाद लगाऊंगी, C3 अप्लाई करने के बाद लगाऊंगी, तो वो वैसे ही रहेगा, एफ भी अपनी जगह में रहेगा। एफ मैं इस पे लगा रही हूँ सिग्मा एच, इस पे नहीं लगा रही, ठीक है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे नहीं लगा रही। ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे C3 लगाने के बाद जो मॉलिक्यूल आया है उस पर जब सिग्मा एच लगाऊंगी तो जाहिर सी बात है जो ये एफ बी है वो वहीं रहेगा, एफ ए यहीं रहेगा और एफ सी यहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं S3 को टोटल देखूं तो मैं तो यहाँ से यहाँ जाऊंगी ना देखने के लिए कि यहाँ से यहाँ में क्या चेंज है, तो मुझे नजर आ रहा है कि तीनों बॉन्ड चेंज हो गए। वो तो C3 करते साथ ही चेंज हो गए थे, ठीक है। लेकिन सिग्मा एच करने के बाद भी क्योंकि सब अपनी जगह में रहे, सारे ही चेंज ही हो गए, एफ ए यहाँ आ गया, बी वहां चला गया, सी वहां आ गया, सारे ही बॉन्ड चेंज हो गए, इसलिए इसमें भी अनशिफ्टेड बॉन्ड क्या होंगे, 0, क्योंकि सारे ही बॉन्ड शिफ्ट हो गए, ठीक है। दोबारा जहन में रखिएगा, मैं अनशिफ्टेड बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, शिफ्टेड बॉन्ड्स की बात नहीं कर रही। अनशिफ्टेड का मतलब ये हुआ कि 3 बॉन्ड थे और तीनों ही क्योंकि शिफ्ट हो गए इसलिए अनशिफ्टेड बॉन्ड 0 है। जबकि सिग्मा एच के केस में क्योंकि तीनों बॉन्ड अपनी जगह पे थे, कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ था, तो अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने थे, तीनों। ये भी शिफ्ट नहीं हुआ, ये भी शिफ्ट नहीं हुआ, ये भी शिफ्ट नहीं हुआ, तो अनशिफ्टेड बॉन्ड 3, और इस केस में 0, क्योंकि तीनों ही बॉन्ड शिफ्ट हो गए। अब हम बात करते हैं सिग्मा वी की, जिसके हमने बताया आपको 3 सिग्मा वी है, ठीक है। अब अगर एक सिग्मा वी पहले मैं लगा लूं, इसको अगर ये वाला सिग्मा लगाऊं मैं, ठीक है, तो ये अपनी जगह में रहेगा और ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे और ये अपनी जगह में रहेगा तो इसका मतलब एक बॉन्ड अनशिफ्टेड है। अगर मैं यहां से लगाऊंगी सिग्मा तो ये अनशिफ्ट रहेगा, अगर मैं यहां से लगाऊंगी सिग्मा तो ये अनशिफ्ट रहेगा, ये दो चेंज हो जाएंगे। तो चाहे कोई सा भी सिग्मा लगाऊं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने रहेंगे, 1। तो अभी मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल ली है, इसको मैं काय से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, काय से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि आइडेंटिटी के लिए नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड 3 है, C3 में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड 0 है, C2 में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड 1 है, सिग्मा H में 3 है, जब मैंने इम्प्रॉपर रोटेशन की है तो 0 है, और सिग्मा V में 1 है। ये मैंने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली है। इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इस फॉर्मूले में रखकर मैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालूंगी। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये, ठीक है। अब उसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, और उस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 1/h समेशन ऑफ सी आई जे आई काय आई। अब ये सी आई जे आई काय आई क्या है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम डिस्कस करते हैं। ये वही D3H का कैरेक्टर टेबल है, और मैंने वो फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, और ये जो है वो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैंने अभी निकाली है, दैट इज नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। दोबारा देखिएगा मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ इनके लिए, ये जो 301 ये जो ग्रीन लाइन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से मैं निकालने जा रही हूँ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये मोलिकन सिंबल में से कोई, ठीक। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सी आई का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ दिस सिमेट्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ दिस सिमेट्रिक ऑपरेशंस मतलब जैसे जहां पर कुछ नहीं लिखा था मैंने वहां पर 1 लिख दिया,
ठीक है, क्यों? इसलिए कि इसका मतलब यही है कि जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ 3 है, इस केस में भी 3 है, यहाँ 2 है। तो ये जो येलो हाइलाइटेड है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं CI को, ठीक है। JI का मतलब है इस पर्टिकुलर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के ये वैल्यूज, ठीक है, ये J को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काई के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड यानी कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की ये वैल्यूज और ये कोफिशिएंट, ठीक है। H क्या है? H हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। H की जो वैल्यू होती है वो होती है सम ऑफ दीज कोफिशिएंट्स, यानी जितने भी सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं उनके कोफिशिएंट को अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास ये H की वैल्यू आएगी। इस केस में क्या है? 3 + 2 5 and 6 and 3 9 and 2 11 and 1 12, ठीक है। एक तो ये हुआ H को कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, D3H के केस में, क्योंकि D3H का कैरेक्टर टेबल तो हमेशा यही रहेगा, मॉलिक्यूल चाहे कुछ कुछ कोई भी हो, H की वैल्यू हमेशा 12 ही रहेगी। क्यों? इसलिए कि कैरेक्टर टेबल यही रहेगा, यही वैल्यूज रहेंगी, ठीक है ना। तो 1/H की जो वैल्यू है वो 12 ही रहेगी। हाँ, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, मॉलिक्यूल जैसे 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 चेंज हो जाएगा यकीनन अनशिफ्टेड बॉन्ड्स की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, H को मैं एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकती हूँ, और वो कैसे? वो इस तरीके से कि ये जितनी भी आइडेंटिटीज की वैल्यूज हैं इनके स्क्वायर का सम ले लूं, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, ये जितनी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, 3 ये और 3 ये, ठीक है, इनकी बात कर रही हूँ, इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 4, ठीक है। तो 2 और 4 6 7 8 एंड 4 12। तो हम यहाँ से भी H की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और यहाँ से भी H की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दोनों बराबर ही आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कुछ आ रही होगी वहाँ से कुछ आ रही होगी, हमेशा एक जैसी ही आएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। इस केस में मैंने क्या किया है, इन वैल्यूज का स्क्वायर किया है। ज़ाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 हो जाएगा। तो मैंने इन सबको जब सम किया तो वो 12 ही आ रहा है, ठीक है। तो D3H के केस में H की वैल्यू हमेशा 12 ही रहेगी। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं कैलकुलेशंस करने जा रही हूँ। अब आपको मैं 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अच्छा, ये जो निशान बना हुआ है इसका मतलब है समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ CI JI KI। अब जरा देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने पहले काम किया है A1 के लिए, मैंने यहाँ लिखा A1 डैश, और अब मैंने लिखा इज इक्वल टू 1/12, क्योंकि 1/H की वैल्यू है, H की वैल्यू 12, और इनटू अब समेशन करना है मुझे इन तीनों के मल्टीपल का। पहले मैं इस कॉलम को लूंगी, प्लस करूंगी इस कॉलम की चीजों को, फिर प्लस करूंगी इस कॉलम को। जितने भी मेरे पास सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं उनकी इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। समेशन का मतलब ही यही है, प्लस। प्लस ऑफ क्या? इन तीन चीजों का मल्टीपल। ये तीन कलर्स ध्यान में रखें, येलो ब्लू ग्रीन। इस येलो को इस ब्लू से और इस ग्रीन से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखूंगी, फिर प्लस का निशान बनाऊंगी, फिर इस येलो इस ब्लू और इस ग्रीन को मल्टीप्लाई करूंगी, वो फिर लिखूंगी, फिर प्लस का निशान बनाऊंगी। इस तरीके से मैं इसी तरह आगे बढ़ूंगी, ठीक है। CI JI KI 1/H मैंने पहले ही लिख दिया, दैट इज 1/12, ठीक। अब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, प्लस, समझ रहे हैं ना, C मल्टीप्लाई बाय J मल्टीप्लाई बाय काय, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3, प्लस 2 1 0, 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3। तो मैंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम की तीनों कलर्स को मल्टीप्लाई किया, CI JI KI, CI JI KI, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कितने वैल्यूज आने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आई, मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, इज इक्वल टू
अब जरा देखें 1/12 है और मेरे पास ब्रैकेट में क्या क्या है, 3 + 6 + 9 + 12, 12/12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1। अब यही काम मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में A2 के लिए करने जा रही हूँ। ठीक है, अब A2 के लिए क्या करूंगी मैं ये करूंगी कि मैं इसको कर दूंगी अनहाइलाइट, और अब A2 के लिए जो Ji की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, A1 के लिए मैंने ऊपर वाली रो की वैल्यूज ली थी, अब A2 के लिए मैं ये वाली वैल्यूज लूंगी J के लिए। ठीक है, C वही रहेगा, काय वही रहेगा, J की वैल्यू हर दफा चेंज होती जाएगी हर मूल्यांकन सिंबल के लिए। ठीक, ओके स्टार्ट लेते हैं। 3 + 0, अब 1 × -1 × 1 दैट इज -1। अब मैं +1 नहीं लिख रही, -1, ओ सॉरी -3, 3 × -1 × 1, 3 × -1 × 1 दैट इज -3। मैंने अब माइनस का निशान लगाया है क्योंकि ऑफ कोर्स प्लस साइन नहीं आ रहा। ओके, फिर 1 × 1 × 3 दैट इज +3, 2 × 1 × 0 +0, और 3 × -1 × 1 -3। 6 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब सम अप करते हैं। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, +3 से -3, इस +3 से ये -3 कैंसिल हो गया, पूरी वैल्यू हो गई 0, 0/12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके अब यही काम मैं करती हूँ ई के लिए। अब जो ई के लिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ओके, अब ई के लिए कैलकुलेशन करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 2 1 6। ठीक है, 2 - 1 0 0, 3 × 0 × 1 0। ठीक है ना, 3 × 0 × 1 0, 1 × 2 × 3 6, 2 × -1 × 0 0, प्लस 3 × 0 × 1 0। 6 वैल्यूज हो गई। ठीक है, 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे A1 डबल डैश की। और A1 डबल डैश के साथ भी हम ये, अब A1 डबल डैश के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है और यही सारे काम मैं करूंगी। तो ये हो गया 3 + 0 + 3 -3 + 0 -3। ठीक, 3 वैल्यूज हो गई हमारे, अच्छे वैल्यूज 1 2 3 1 2 3, ये +3 से ये -3 कैंसिल, और हमारे पास जो नेट रिजल्ट आया वो आया 0। ठीक है,
अब A2 डबल डैश के लिए यही सारा काम करते हैं। ओके, ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस -3 प्लस, फिर माइनस में आ रहा है -3, फिर आ रहा है 0 और फिर आ रहा है 3। ठीक है, 6 वैल्यूज हो गई और इसका जो सम आ रहा है वो भी आ रहा है 0। ठीक है, अच्छा ई डबल डैश सबसे आखिरी वाले को देख लेते हैं। ये वैल्यू क्या आ रही है, 6 प्लस 0 प्लस 0 -6 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, मैं इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इस केस में ये आ गया है अगेन 0। अच्छा, अब मेरे पास ये पूरा मैंने 6 जो भी थे मेरे पास A1 डैश, A2 डैश, E डैश, A1 डबल डैश, A2 डबल डैश, E डबल डैश, इन सब के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन निकाल रही है और मैं ये देख रही हूँ कि A1 1 निकला है और E1 निकला है, बाकी सारे 0 हैं। ये कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली, जो हमने शुरू में आपसे बात की थी ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन मालूम कर रहे हैं। तो अब मेरे पास नज़र ये आ रहा है कि A2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, A1 डबल डैश, A2 डबल डैश, E डबल डैश, इन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। A1 का एक कंट्रीब्यूशन है, E का एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा था ना आपको मैं ये वर्ड्स ये लाइनिंग्स दोबारा बोलूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड, जिनको मैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कह रही हूँ, इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की मदद से मैंने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली है। और वो क्या निकली है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एक ये वाली निकली है मेरे पास, ठीक है, और एक ये वाली निकली है, बाकी सब 0 आ रही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कैलकुलेशंस है ना, इनका जो आंसर आएगा हमेशा होल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, 0 आएगा, पॉइंट्स में कभी भी नहीं आएगा। अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ की है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका H का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, J का मतलब क्या है, काहे का मतलब क्या है, और हम समेशन किसको कह रहे हैं। ये जो वैल्यू है ये हर हर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नतीजा ये सामने आया है कि वो जो BF3 का मैंने मॉलिक्यूल लिया था और जिसमें मैंने ये अनशिफ्टेड बॉन्ड निकाले थे और फिर अनशिफ्टेड बॉन्ड्स को यहाँ रख के ये जो सारी मैंने कैलकुलेशन की है, उसका जो नेट रिजल्ट आया है वो मेरे पास ये कि मेरे पास एक इररिड्यूसिबल कंट्रीब्यूशन जो है वो एक कंट्रीब्यूशन A1 डैश का है और एक कंट्रीब्यूशन मेरे पास E डैश irreducible representation का। These are irreducible representation which I have derived from reducible representation, that is number of unshifted bonds। ठीक है, ओके, A1 डैश और E डैश, तो हमारे पास है A1 डैश और E डैश। अच्छा, A1 डैश और E डैश। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि A1 डैश के आगे लिखा हुआ क्या है।
मैंने बताया था ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। रोटेशन किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रोटेशन की अभी मैं बात नहीं करी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, मेरा इससे कोई काम नहीं है। ये जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स जेड है, ये डी वाई जेड है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो रिजल्ट निकला था अभी, जो मैंने अभी बात की थी, वो क्या था, एक ए वन डैश और एक ई डैश। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि ए वन डैश में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था ए वन डैश में एस हमेशा होता है। ठीक है, एस नहीं भी होगा तो मैं लिखूंगी। तो ए वन डैश में एस का भी कंट्रीब्यूशन है और डी जेड स्क्वायर का भी कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा वाला है। इसी तरीके से ई में, ई के आगे पी एक्स और पी वाई भी लिखा हुआ है, और ई के आगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई भी लिखा हुआ है। देखिए ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है डबली डीजेनरेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स और पी वाई ये दो ऑर्बिटल मिलकर एक ई बना रहे हैं। इसी तरीके से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ये दो ऑर्बिटल मिलकर एक ई डैश बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दो दो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई को, ये दो ऑर्बिटल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई को। अब मुझे नहीं पता कि बी एफ थ्री में इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व है, तो मैं इन सबको लिखकर और मैं ये देखूंगी कि मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं हमारे पास कौन कौन से इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी, एक ए वन डैश और एक ई। ठीक है, अब अगर एक ए वन है तो या तो वो एस होगा या डी जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो, ए डैश जो है वो एस को भी रिप्रेजेंट करता है और डी जेड स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ई जो है वो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कौन से दो को, पी एक्स और पी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दोनों होंगे तो भी एक ई है, ये दोनों होंगे तो भी एक ई है। ठीक है, तो अब अगर ए के साथ ये दो कॉम्बिनेशन है, ई के साथ ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो मेरे पास टोटल चार पॉसिबिलिटीज बच सकती हैं। या तो ये हो कि ए वन डैश एस हो और ई का मतलब हो पी एक्स और पी वाई, या तो ये हो सकता है कि एस का मतलब, ए वन का मतलब हो एस और ई का मतलब हो डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे पास ए वन के दो ऑप्शन है, एस और डी जेड स्क्वायर। मैंने आपको बताया एस यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ए वन जब कभी भी आएगा सबसे पहली प्रायोरिटी एस की होगी। ठीक है, और दूसरा डी जेड स्क्वायर मैंने यहाँ से निकाला है, ये वाला। ठीक है, तो मैंने कहा एस जो है वो, ए वन जो है वो एस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जेड स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो ई है उसके आगे भी दो चीजें लिखी हुई है, ये पी एक्स और पी वाई को भी दोनों मिलाकर भी ई बना सकते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई भी मिलाकर ई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज हो गई ना, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। ये लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है और इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी पी एक्स और पी वाई भी हो सकता है और डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है। अगर ये वाली कॉम्बिनेशन है तो ये बनेगी sp2, और अगर ये है तो ये बनेगी sd2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से a1 के बजाय s नहीं लूं बल्कि dz स्क्वायर लूं, तब भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। dz स्क्वायर इन दो के साथ मिल सकता है, यानी ये बन जाएगा p स्क्वायर d या dp स्क्वायर, और अगर मैं dz स्क्वायर के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन लूं तो ये बन जाएगा d3। ये भी d है, ये भी d है, ये भी d है, लेकिन ना कॉमन सेंस अब यहाँ पर यूज करना है। जाहिर सी बात है, p को इन्वॉल्व किए बगैर हम d की तरफ, d हायर ऑर्बिटल है। ठीक है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होना उस वक्त है जिस वक्त s और p हाइब्रिडाइज ना हो, d का हाइब्रिडाइज होना थोड़ा थोड़ा अजीब सी बात है, थोड़ी मुश्किल सी बात है। ठीक है, और हमें पता है कि BF3 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बात बताई थी। तो यहाँ पर मुझे sp2 हाइब्रिडाइज में एक सिंपल सी बात ये पता लगी है कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन आया है एक A1 और एक ही, जो मैंने अभी निकाली थी, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली है, सॉरी इररिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन निकाली है, वो क्या निकली है यहाँ पर, एक A1 और एक ई। तो A1 रिप्रेजेंट करेगा S को और E रिप्रेजेंट करेगा PX और PY को। यही एक सूटेबल बात है। बाकी जो चीजें हैं वो मैं इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि P को इन्वॉल्व किए बगैर हम D की तरफ जा रहे हैं, या S को इन्वॉल्व किए बगैर जो है वो अगर हम P और D की तरफ जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। तो यहाँ पर BF3 के लिए जो हम हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं वो sp2, और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, PX और PY।
यानी कि मुझे ऑर्बिटल्स का भी पता लग गया है। जैसे हम कहते हैं ना 3 ऑर्बिटल बनाते हैं px py pz, और हम कहते हैं पता नहीं कौन से 2 हैं जो हिब्रिडाइज होगा और एक अनहिब्रिडाइज रहेगा, तो वो कौन अनहिब्रिडाइज है? pz जो है वो अनहिब्रिडाइज है यहाँ पर, और px और py जो है वो हिब्रिडाइज हो गए, दैट इज sp2 हिब्रिडाइजेशन इन bf3। ठीक है, इस चीज को दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपकी समझ में ना आए, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी आपने यहाँ से कैलकुलेशन करके जो दो रिप्रेजेंटेशंस निकाली हैं, ठीक है, दो रिप्रेजेंटेशंस निकाली हैं, वो आप कैरेक्टर टेबल में जाकर देखेंगे और देखेंगे कि उन रिप्रेजेंटेशंस के आगे कौन से ऑर्बिटल्स गिवन हैं, और उन ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप सूटेबल कॉम्बिनेशन को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ एक और मजे की बात ये कि ये मैंने कहा था ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये रिड्यूस हो सकती है, और ये वाली जो थी ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, अच्छा जनाब, ओके, मैंने जो कैलकुलेशन करके निकाला वो निकाला है एक A1 और एक E डैश। ठीक है, ये रिड्यूसिबल है, ये इररिड्यूसिबल है। अब जरा देखिए क्या मतलब क्या है इसका। ये रिड्यूस है, ये 3 जो है वो रिड्यूस हो गए 2 और 1, 2 + 1 3। ये रिड्यूस हो सकती है, ये रिड्यूस नहीं हो सकती, ये -1 और +1 0, 1 0 1, 1 + 2 3, 1 + -1 0, 1 0 1। यानी ये जो दो मेरे आंसर्स निकले उनको मैं यहाँ से टैली भी कर सकती हूँ, मैंने ठीक निकाले या नहीं निकाले। ठीक है, ये शायद बहुत अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा हो, अच्छे कलर में ले लेते हैं। इसी में ले, ये देखिएगा जो हमने यहाँ से जो वैल्यूज निकाली हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन निकाली है, ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का सम इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बराबर आ रहा है। 2.3 + 1 - 1 0, 1 0 1, 2 और 1 3, 1 - 1 0, 1 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो काम हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये कि अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं D3H की, और वो एग्जाम्पल है PCl5 की। ओके, तो जो मेरी नेक्स्ट एग्जांपल वो मैंने आपको बताया PCl5, और उसकी कैलकुलेशंस करनी है आपने खुद। तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे अभी हमने BF3 के मॉलिक्यूल के साथ किया था, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स मैं आपके साथ मिलकर निकलवा लेती हूँ, बाकी कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड के लिए ऑफ कोर्स मुझे यही सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो मेरे पास D3H का ही है, और इसका पॉइंट ग्रुप D3H है, उसमें मुझे C3 अप्लाई करना है, C2 अप्लाई करना है, सिग्मा H S3 और सिग्मा V। PCl5 में 5 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो PCl5 का मॉलिक्यूल ध्यान में ले आइए किस तरीके से। अच्छा, मैंने यहाँ आपके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है ये PCl5 का। ठीक है, ये है PCl5 का मॉलिक्यूल। कैसे, 3 प्लेन में है, ये 3 जो है वो BF3 की तरह है, एक अबव दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन, चाहे कैसे भी चाहें इसको आप ऐसे करके घुमा के देख लें। ठीक है ना, आपको जिस तरीके से आसानी हो। ओके, 5 बॉन्ड हैं इसके अंदर, और अगर आइडेंटिटी की बात करूं तो ये पांचों के पांचों ही अनशिफ्टेड रहेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब लगाएंगे इसमें C3, इसमें लगाइए C3। जब हम मैं इसमें C3 लगाऊंगी तो जरा सोचिए तो सही क्या होगा। इसमें अगर मैं C3 लगाऊंगी तो पहले तो देख लेते हैं C3 में ये और ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, और ये दो बॉन्ड अपनी जगह में रहेंगे। करके देखिए, C3 रोटेशन हम करके देखते हैं, तो ये देखें 3 बॉन्ड चेंज हो रहे हैं, 2 अपनी जगह में, तो कितने बॉन्ड अनशिफ्टेड रहे, 2। इसमें रहेंगे 2 अनशिफ्टेड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखते हैं C2 अगर लगाया जाए तो। C2 इसमें 3 है,
अब आप कोई सा भी लगा कर देख लीजिए। अच्छा, वैसे जहन में रखिए, अगर मैं ऐसे करके रखूं इसको, जरा आसानी हो जाएगी आपको, और मैं ऐसे करके C2 लगाऊं, ऐसे करके, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे अगर करके मैं C2 लगाऊंगी, तो अगर आप जहन में लेकर आए कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ऊपर की तरफ है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ भी है, और मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, तो आपकी इमेजिनेशन में आ रहा होगा कि ये जो बॉन्ड है ये अबव दी प्लेन है और ये बिलो दी प्लेन नीचे जा रहा है, और मैं इसे यहाँ से पकड़ के मूव करूँ, ठीक है, C2 लगा दूं, यहाँ से पकड़ के 180 पे मूव करा दूं। अगर मैं 180 पे मूव कराऊंगी तो ये वाला इसकी जगह में और ये वाला इसकी जगह में आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला नीचे चला जाएगा और वो वाला ऊपर आ जाएगा, है ना। आप देखें जो मैंने बात की उसको हम देखते हैं कि ये और ये एक्सचेंज हो जाएंगे, और इन तीन में से कोई दो जो होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे और एक अपनी जगह में रहेगा। ये देखिए, ये वाला अपनी जगह में है, ये और ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ये और ये आपस में एक्सचेंज होंगे। दोबारा देखिएगा, पहले इस वाले को देखिए, इस वाले को अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले को देखिएगा, ये आपस में एक्सचेंज हुए, और अब ये वाले को देखिए, ये भी आपस में एक्सचेंज हुए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अनशिफ्टेड कौन कितना रहा, 1। आप चाहे कोई सा भी C2 लगा के देख लें। अब ये अनशिफ्टेड है, ठीक है, अब ये वाला C2 लगा के देख लें, अब ये अनशिफ्टेड है। तो हर केस में आपके पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितने हैं, 1, ठीक है। अब लगाते हैं सिग्मा एच। सिग्मा एच का मतलब ये हुआ Z को बाइसेक्ट करना, Z को बाइसेक्ट करना, ये है Z एक्सिस, ठीक है ना। ये क्योंकि हम इसी से C3 रिमूव करा रहे हैं, जब मैं Z को बाइसेक्ट करूंगी तो ये अपनी जगह में रहेगा, ये भी अपनी जगह में रहेगा, ये भी अपनी जगह में रहेगा, ये मुझे यहाँ नजर आएगा, ये मुझे यहाँ नजर आएगा, ठीक है ना। सिग्मा एच को करके देखें, ये दो एक्सचेंज हो गए, बाकी तीनों अपनी जगह में। दोबारा देखिए, ठीक है ना, जब सिग्मा एच लगाएंगे तो ये तीनों अपनी जगह में रहेंगे और ये और दोनों एक्सचेंज हो गए हैं, तो इसका मतलब अनशिफ्टेड कितने रहे, 3। अब S3 थोड़ा सा ट्रिकी। S3 दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। S3 में क्या होता है, पहले C3 रोटेशन होती है और उसके बाद सिग्मा एच रिफ्लेक्शन होती है। अगर मैं ऐसे ही आपको भी बताऊं, अभी यहाँ पर प्ले किए बगैर आपको बताऊं, तो जरा देखिएगा, C3 जब मैंने मूव कराया, जब मैं इसको C3 मूव कराऊंगी, अच्छा पहले रोटेशन है फिर रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। जब मैं C3 मूव कराऊंगी तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये तीनों बॉन्ड हो गए ना शिफ्ट, ठीक है। अभी C3 के बाद नंबर ऑफ अनशिफ्टेड कितने हैं, ये वाला और ये वाला, और जब मैं सिग्मा एच लगाऊंगी तो ये वाला भी नीचे आ जाएगा, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब पांचों ही शिफ्ट हो जाएंगे। जब इम्प्रॉपर रोटेशन लगाऊंगी तो सब शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, इसलिए कि दो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ। C3 पहला C3 जिसमें ये तीन शिफ्ट होंगे, ठीक है, C3 जब लगाऊंगी तो ये तीन एक्सचेंज हो जाएंगे, और जब सिग्मा एच लगाऊंगी तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्ले करके देखते हैं, पहले तीन रोटेट, तीनों शिफ्ट हुए, फिर ये दो भी एक्सचेंज हो गए, है ना। अब देखिए कोई भी अनएक्सचेंजेबल नहीं रहा, सब लोग चेंज हो गए, सारे बॉन्ड शिफ्ट हो गए, ये तीन शिफ्ट हुए, फिर ये दो बॉन्ड भी शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड S3 के केस में कितने हैं, 0, ठीक। ओके, अब बात करते हैं सिग्मा वी की। सिग्मा वी, सिग्मा वी में कैसे लगा सकती हूँ, तीन सिग्मा वी हैं, तीनों एक जैसे हैं। एक मैं ऐसे लगाऊं यहाँ से, एक ऐसे लगाऊं, एक ऐसे लगाऊं, चाहे जैसे भी लगाऊं, सब एक जैसे हैं। हम हर एक लगा के देख लेंगे, ठीक है। पहले एक सिग्मा लगा कर देखते हैं। What happened?
ओके, ये हैंग हो गया था, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास PCl5 का मॉलिक्यूल है और मैं इसमें सिग्मा वी लगाने जा रही हूँ, और हम ये बात कर रहे थे कि इसमें 3 सिग्मा वी हैं। पहले हम लगा के देखते हैं कि इसमें सिग्मा है कहाँ। ये ज़रा देखिएगा, ये ऐसे सिग्मा लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब अगर ऐसे सिग्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपनी जगह में है, ये भी अपनी जगह में है, और ये भी अपनी जगह में, पीछे वाला, है ना, क्योंकि इन तीन में से पास हो रहा है। ये जो टी है इसमें से पास हो रहा है, और कौन से दो एक्सचेंज हो रहे हैं, ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे। प्ले करके देखते हैं, बाकी सब अपनी जगह में। ठीक है, इसको अब मैं हटाकर सिग्मा को और आपको इस तरह करके दिखाती हूँ कि ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे, बाकी तीन अपनी जगह में रहेंगे। चाहे आप ये वाला करके देखिए, दो एक्सचेंज हो जाएंगे, तीन अपनी जगह में रहेंगे। आप ये वाला प्ले करके देखें, दो एक्सचेंज हो जाएंगे, तीन अपनी जगह में रहेंगे। और लगा कर भी देख लीजिए हर सिग्मा को, तो आपको पता लगेगा कि ओके, इसमें ये तीन बॉन्ड अपनी जगह में है, क्योंकि इन तीन बॉन्ड में से ये पास हो रहा है, और ये जो दो हैं ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितने अनशिफ्टेड हैं, 1 2 3, तीन अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। तो मैंने आपको ये अनशिफ्टेड बॉन्ड्स दे दिए। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इनसे कैलकुलेशन करनी है, और इन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, यानी कौन कौन से मॉलिक्यूल सिंबल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके, और उन कॉम्बिनेशन में से कौन सा सूटेबल कॉम्बिनेशन होगा। ये मैंने कैलकुलेशन की हुई थी यहाँ पर, लेकिन ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो आप विद द हेल्प ऑफ पिक्चर भी जो है वो मुझे बता सकते हैं, या आप चाहें तो टाइप करके भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली आपने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने D3H की एग्जाम्पल ली है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए। पहले हमने BF3 की एग्जाम्पल ली, उससे हमने पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाली, दैट इज नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स, और फिर उन नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स की मदद से हमने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकाली कि कौन कौन सी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और फिर उन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हमने ये ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस मालूम की, और ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हमने कुछ सेट्स बनाए, और हमने देखा कि मोस्ट सूटेबल सूट इनमें से सेट जो है वो कौन सा है। और फिर उसके बाद हमने आपको ये PCl5 की एग्जांपल में आपको ये नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड हमने आपको करवा के दिए हैं, और इससे अब आपने मजीद इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है, और ये देखना है कि जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, और क्या उनका सम जो है वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वैल्यू 2 के बराबर आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2A1 आ गए, ठीक है ना, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को, क्योंकि 2A1 है ना, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सम करेंगे। ठीक है, अगर 3 आती है तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर सम करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मालूम करेंगे। तो PCl5 की एग्जांपल को कीजिए, मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन आ रही है, कौन कौन से इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आपने निकाले, और कौन सा सूटेबल जो है वो इसकी हिब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद टॉपिक की तरफ चलेंगे, और इसी कैरेक्टर टेबल को लेकर मजीद कैलकुलेशंस हम सीखेंगे। ओके।